स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आज का है इसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस कौन कौन सी होती हैं, इन पे बेस्ड अब न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे। अभी तक थियोरेटिकल था सेक्शन जितना हमने किया, अब हम न्यूमेरिकल्स पे भी आ जाएंगे। तो टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, लिखिए साथ साथ। चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इंटरैक्शन प्रॉपर्टी। इंटरैक्शन का मतलब कि दो चार्जेस आपस में एक दूसरे से किस तरह से एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। सो इंटरैक्शन में अगर आप बात करो तो दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल दोनों कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिमिलर है या फिर ऑपोजिट चार्जेस हैं। सो इंटरैक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक अट्रैक्ट। सबको मालूम है ये? लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ये सबको मालूम है प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है। चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता, मतलब एक बॉडी पड़ी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मंत्र पड़ा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। आपको कुछ वर्क करना पड़ता है। याद है क्या करना पड़ता है? इधर या तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना होता है या फिर इलेक्ट्रॉन को देना होता है। सो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन अ बॉडी can neither be created nor be destroyed but can only be transferred from one body to another। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आप चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो, चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये तो दोनों ऑब्वियस प्रॉपर्टीज हैं। पहली चार जो है वो ऑब्वियस प्रॉपर्टीज हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे जब आएंगे उस पे मैथमेटिक्स आएगी। इजी वो भी है, वो भी ऑब्वियस है। थर्ड, चार्ज जो है वो स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी होने से क्या फायदा हुआ कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस इन द बॉडी। मतलब आपके पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे मल्टीपल चार्जेस हैं। लेट्स सपोज आपके पास है इस बॉडी में +2 कूलम, +5 कूलम, -1 कूलम। सो टोटल चार्ज सिंपली आप क्या बोलोगे? 2 + 5 - 1 दैट इज 6 कूलम। ऐसा नहीं बोलोगे कि एक लेफ्ट में एक राइट में, वो कैंसल आउट हो गया। वेक्टर थोड़ी ना है। क्या है ये? स्केलर है। किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज हमेशा क्या बोलोगे? एल्जेब्रिक सम। जैसे सपोज करो एक बॉडी में +5 कूलम भी और -5 कूलम भी है। सो ओवरऑल बॉडी का चार्ज कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि चार्ज को आप सिंपली क्या करोगे? एल्जेब्रिकली ऐड कर दोगे। डायरेक्शन में किस तरफ है वो चार्ज, उससे कोई मतलब नहीं है। ये तीन प्रॉपर्टीज समझ में आ गई? ऑनलाइन सबको तीन प्रॉपर्टीज ये क्लियर है बेटा? फर्स्ट दोबारा, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये हो गया इंटरैक्शन प्रॉपर्टी। मैंने यहां नाम लिखा पेपर में ना एक बार 1 मार्क का, बहुत पहले, अब तो नहीं ऐसे क्वेश्चन आते, पहले क्वेश्चन आया, हाउ डू चार्जेस इंटरैक्ट? तो आंसर क्या था? लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट।
इंग्लिश कमजोर तो समझ ही ना आए। हाउ डू चार्जेस इंटरैक्ट, लॉजिकली आपस में बात कैसे करते हैं, हाउ डू वी इंटरैक्ट, तो आपस में चार्जेस क्या करते हैं, आपस में चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। सो लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। अब 2 मिनट लिखना नहीं, समझेंगे पहले, मैं लिखने के बाद साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना प्लीज, पहले समझिए। इस इनवेरिएंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इनवेरिएंट प्रॉपर्टी का यह मतलब है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है। आपको कि वेलोसिटी, उस पे कौन डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे मास डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे मास डिपेंड करता है, वेट नहीं, मास। वेट भी करेगा ऑब्वियसली अगर मास कर रहा है तो, बट ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती। कि कौन डिपेंड करता है? मास डिपेंड करता है, लेंथ डिपेंड करती है। पर यह सब तब होता है जब बॉडी की स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरेबल हो। मतलब इसका रिलेशन क्या है वो भी बताता हूं, पहले ये देखो। चार्जेस इनवेरिएंट का मतलब कि चार्ज ऑन अ बॉडी does not depend on velocity of body। बॉडी की क्या स्पीड है, बॉडी किस रफ्तार से आगे जा रही है, उस पे चार्ज डिपेंड ही नहीं करेगा। कौन डिपेंड करता है? अब इसकी एक्सप्लेनेशन अलग से समझा रहा हूं, इस पे इससे कोई मतलब नहीं है। क्या मैंने बोला? मास जो है डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। इसको बोलते हैं थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। ये मास के लिए वैलिड है, लेंथ के लिए वैलिड है, इवन टाइम के लिए वैलिड है, बट ये चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। चार्ज किसी भी बॉडी पे इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि बॉडी की स्पीड क्या है। मास कैसे डिपेंड करता है? बाय द रिलेशन m is equal to m naught अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी। कहने का मतलब थियोरी ऑफ रिलेटिविटी तभी लगती है इफ वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड के कंपेरेबल वेलोसिटी होगी तब वैलिड होगा, बट वो भी मास पे वैलिड होगा, लेंथ पे वैलिड होगा, टाइम पे वैलिड होगा, चार्ज पे वैलिड ये भी नहीं होगा। सो किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज है वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है। मास डिपेंड करता है, चार्ज नहीं करता। जी, किसी पे भी नहीं करता, नहीं करेगा। हाँ, और कोई फैक्टर्स अदर आ जाए तो बात अलग है, बट सिर्फ उस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी फिर लिखने का टाइम दूंगा साइड होके। पांचवी प्रॉपर्टी, जी बेटा बोलिए सर। एम नॉट क्या है? एम नॉट है रेस्ट मास, सॉरी लिखा नहीं मैंने। एम नॉट क्या है? रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, तब जो उसका जो मास है दैट इज एम नॉट। ओके, कंपेरेबल होने के लिए आप लगा लो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड उसकी है लाइट की स्पीड। 1 लाख भी हो जाए वो भी कंपेरेबल है, 50,000 वो भी काफी हद तक कंपेरेबल है, बट उससे कम तो हम घास भी नहीं डालेंगे उसको। फिफ्थ प्रॉपर्टी और अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका नाम है चार्जेस क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी मतलब क्या है? पहले लॉजिक समझो। आपने दो बॉडीज को रब किया, आपने एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे में डाले बाय एनी मींस। जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाएंगे तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा,
2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो 2 के बराबर आएगा, 3 ट्रांसफर हुए तो 3 के बराबर आएगा, 10 ट्रांसफर हुए तो 10 के बराबर आएगा। सपोज करो वर्क फंक्शन है 5 जूल्स, आपने 3 जूल एनर्जी ट्रांसफर की, क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? ऐसा तो नहीं होगा चल 60% इलेक्ट्रॉन आ जा बाकी वहीं रह जा, ऐसा तो नहीं होगा ना। सो चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा। अगर वो होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर हो रहा है तो किसी भी बॉडी पे चार्ज जो आएगा वो मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के आएगा कि नहीं आएगा? इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। सो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज ऑन अ बॉडी is always an integral multiple of charge on an electron. इंटीजर मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। कितना होगा? मैथमेटिकली चार्ज हो जाएगा प्लस या माइनस n टाइम्स e। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। e क्या है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। प्लस कब यूज करोगे? इफ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन। माइनस कब यूज करोगे? इफ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होंगे तो प्लस या माइनस उस हिसाब से लगेगा। n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, e हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्यों हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना क्यों हो रहा है? इसका रीजन सिंपल सा ये है कि मल्टीपल होल नंबर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, फ्रैक्शन में कभी ट्रांसफर नहीं हो सकते। इसका रीजन फॉर क्वांटाइजेशन electrons can only be transferred from one body to another in whole numbers and cannot be transferred in fractions। क्योंकि फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं हो सकता तो चार्ज भी जो आएगा वो किस में आएगा? होल नंबर मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा ये? यस सर। ठीक है, प्लीज लिख लीजिए यहां तक। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बेटा अब रह गया तो 2 मिनट बाद लिख लेना, पहले आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड कैसे आते हैं? न्यूमेरिकल्स के लिए आप यूज करते हैं फॉर्मूला एक सिंपल सा, Q इज इक्वल टू NE। आई स्टार्ट विद वेरी सिंपल क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन आपको मैंने बोला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 5 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो कि 5 कूलम ऑफ चार्ज बन जाए? सिंपल फुद्दू सा क्वेश्चन। चार्ज आपको कितना चाहिए? 5 कूलम। n आपको निकालना है, e आपको पता है, n हमेशा पॉजिटिव आएगा तो साइन उस हिसाब से, तो q इज इक्वल टू NE। सो n हो गया q बाई e, मतलब 5 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। मेरी बात माने तो 1 अपॉन 1.6 की वैल्यू याद रख लें, 0.625 आती है, काफी काम आने वाली है, प्लस 19। ठीक है, सो कैलकुलेट करें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इतना कूलम। क्लियर हो जाएगा? ये तो इजी क्वेश्चन। एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन और देखते हैं, मुश्किल वो भी नहीं है। हाँ बेटे, चार्ज है बेटा, और नंबर है, सॉरी नंबर है, इतने इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड क्वेश्चन आपको बोला अ पॉलिथीन पीस rubbed with wool
is found to have negative charge of 2 into 10 to the power minus 16 coulomb. Find first part, charge on wool. Second part, number of electrons transferred from which to which. Third part, is there a transfer of mass also? If yes, then how much? इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, वैल्यूज डिफरेंट है सिर्फ, ध्यान देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकली सोचते हैं। आपको क्या बोला? पॉलिथीन पीस रब विद वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉलिथीन ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? गेन किया। जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, वुल उतने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। क्योंकि जब आप रबिंग करते हो तो एक बॉडी जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है, दूसरी बॉडी उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज करती है। जितनी गेन हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है। सो फर्स्ट पार्ट में आपको बोला चार्ज ऑन वुल। चार्ज ऑन वुल कितना होगा? सेम, और रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास था नेगेटिव, लिखा नहीं पर बोल दिया था नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना, तो इसके पास ये प्लस आप स्पेसिफाई करोगे 2 into 10 to the power minus 16 कूलम। पहला पार्ट तो सिंपल। ऑनलाइन फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर? आप सबको फर्स्ट पार्ट क्लियर? सेकंड पार्ट में क्या बोला? कितना था? 16 था, ठीक है, सॉरी 16 कूलम। अब सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। किदे चो किदे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वेयर द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर। जिसके पास नेगेटिव चार्ज आता है उसने गेन किया, सो कहां से कहां ट्रांसफर होंगे? वुल से लेकर, वुल से पॉलिथीन की तरफ। पहले नंबर निकालो। Q इज इक्वल टू एनी, चार्ज की वैल्यू 2 into 10 to the power 16 minus 16, n into 1.6 into 10 to the power minus 19. सो n आ गया, फिर मैंने 19 लिख दिया, सॉरी, बोला 16, भावनाओं में बह जाता हूं मैं बीच बीच में। n कितना हो गया? 2/1.6 into 10 to the power 3. So 20/16, 5/4, 5/4 माने 1.25. 1.25 into 10 to the power 3 electrons from wool to polythene. ये बात समझ में आ गई? फ्रॉम विच टू विच कैसे निकाला? जिसके पास नेगेटिव आया उसने गेन किया, जिसके पास पॉजिटिव था उसने क्या किया होगा? लूज। ठीक, ये बात समझ में आ गई बेटा? थर्ड पार्ट, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास ऑल्सो? इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उनके बराबर मास भी ट्रांसफर होगा। तो यस, देयर विल बी ट्रांसफर, यस, मास विल बी ट्रांसफर्ड। So amount of mass transferred is equal to number of electrons transferred into mass of one electron. So 1.25 into 10 to the power 3. Mass of electron 9.11 into 10 to the power minus 31. इतना kg कैलकुलेशन हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको लॉजिक क्लियर है बेटा? ठीक है, ये तो पहले टाइप के क्वेश्चन हो गए जो इसमें आते हैं। आप इसको लिखो बेटे, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड निकालने हैं। वो तो नंबर होगा ना, वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा ना, तो हमने मैग्नीट्यूड वाला कंसिडर किया है सिर्फ। अगर चार्ज का प्लस माइनस निकालना हो तब वो उस हिसाब से लेते हैं कि प्लस लेना है या माइनस, डिपेंडिंग की बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है या लूज कर रही है। ठीक है, इसको लिखो, फिर अगले टाइप के क्वेश्चन करता हूं। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए आप। अ कॉइन ऑफ कॉपर
has a mass of 2 grams. Has a mass of 2 grams. If it loses its 1% electrons, then find charge on coin. ओ ये तो बड़ा डिफरेंट हो गया. इतना भी नहीं है. 2 मिनट सब लोग 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ इधर देखो. पहले तो कॉपर की बात करते हैं. कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 29. मास नंबर क्या होता है? 63.5. ये पता है ना सबको? इतना मालूम है? पेपर में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एटॉमिक नंबर मास नंबर गिवन होगा. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट. बट अभी हमें मालूम है कॉपर का. इतनी तो फिजिक्स, इतनी तो केमिस्ट्री आती है. कॉइन ऑफ कॉपर हैज अ मास ऑफ 2 ग्राम. 2 ग्राम का कॉपर का कॉइन है. उसके 1% इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने. जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे. पहले वो निकालना पड़ेगा. आ जाते हैं. ध्यान देंगे. लिखेंगे नहीं, मैं टाइम दूंगा आपको लिखने का. आपको क्या बोला? आपको क्या बोला? कॉपर की बात की. 1 मोल का मतलब 63.5 ग्राम्स. आप क्या बोलोगे? 63.5 grams of copper contains क्या? कितने? 6.023 into 10 to the power 23 what? Atoms. इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं बच्चे. Atoms of copper. So ये 63.5 ग्राम्स ये कहां से आया? ये आया मोलर मास. ये है मोलर मास. मोलर मास माने 1 मोल. सो 1 मोल में इतने एटम्स ऑफ कॉपर है. देयरफॉर कितने ग्राम का कॉइन है? 3 ग्राम और 2 ग्राम्स. 2 ग्राम ऑफ कॉपर कंटेन्स 6.023 into 10 to the power 23 divided by 63.5 into 2 atoms of copper. ये पहला पॉइंट समझ में आता है सबको? ये कैसे आया? ये बात क्लियर? 1 मोल से निकाला पहले मैंने. टोटल 1 मोल में कितने एटम्स होंगे वो निकाल लिया. फिर निकाला जितना ग्रामेज हमें दिया है उस ग्रामेज में कितने कॉपर है वो निकाल लिया. ये 2 पॉइंट सबको क्लियर? थर्ड पॉइंट, अगला पॉइंट. सो 2 ग्राम ऑफ कॉपर में इतने एटम्स हैं. 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर में इतने एटम्स हैं. अब एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जितने प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है. कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29. तो आप क्या बोलोगे? 1 एटम ऑफ कॉपर कंटेन्स 29 इलेक्ट्रॉन्स. ये 29 कहां से आया? ये 29 आया एटॉमिक नंबर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तभी एटम क्या होता है? न्यूट्रल. सो एक एटम में 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं. आपके पास कितने एटम्स हैं? इतने एटम्स हैं. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? 6.023 इंटू 10 to the power 23 अपॉन 63.5 इंटू 2 इंटू 29. क्या ये पॉइंट सबको समझ में आता है? ऑनलाइन सबको ये पॉइंट समझ में आता है? ये आए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब इसके बाद के स्टेप में क्या किया हमने? इसके बाद लूज हुआ. आपको क्या बोला? इट लूजेस 1%. 1% इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कितना हुआ? 1% ऑफ ये वैल्यू 6.023 इंटू 10 to the power 23 इंटू 2
इंटू 29 अपॉन 63.5। सो सॉल्व करके थोड़ा सा ही कर देता हूं ताकि लिख सकूं 6.023 इंटू 10⁻21 इंटू 58 अपॉन 63.5। कैलकुलेशन नहीं कर रहा। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद चार्ज कैसे निकलेगा? Q इज इक्वल टू एनी। सो चार्ज कितना हुआ? देयरफॉर चार्ज वो क्या होगा? पहली बात लॉस हुआ है तो प्लस एनी। सो 6.023 इंटू 10⁻21 इंटू 58 अपॉन 63.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। इतना कूलम आंसर आ जाएगा। लॉजिक क्लियर? लॉजिक समझ में आया? थोड़ा सा घुमावदार लगा? एक और देखो ऐसा, फिर लिखने का टाइम दूंगा। पहले समझो, 2-3 मैं करता हूं फिर तुम्हें इजी लगेगा। आपको बोला फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 5 grams ऑफ आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर मास नंबर दिया है 2656। एटॉमिक नंबर 26, मास नंबर 56। कैसे करोगे? मेरे को अब यहां पे निकालना कुछ नहीं है, न्यूट्रल है आयरन। मुझे बोला टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव, टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना है, मुझे ये कैलकुलेट करना है। कितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और कितना अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने प्रोटॉन्स हैं। उसके लिए क्या करोगे? फिर से पहले आ जाओगे मोल पे। 1 मोल मतलब कितना ग्राम? 56। तो क्या बोलेंगे? 56 grams ऑफ आयरन कंटेन्स, मैं एवोगैड्रोस नंबर को ना ऐसे लिख देता हूं, Na, लास्ट में वैल्यू डाल देंगे, Na एटम्स ऑफ आयरन। ये बात समझ में आती है? 56 ग्राम्स एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एटम्स होंगे, ये 1 मोल हो गया। आपको कितने ग्राम बोला है? 5 ग्राम। देयरफॉर 5 grams ऑफ आयरन कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 5 एटम्स। बाकी अगर आप मोल कॉन्सेप्ट किसी और तरीके से लगाते हो वो आपकी चॉइस है। लॉजिक यही रहना चाहिए। कई लोग मोल से करते हैं, 1 मोल से निकाल के लास्ट में वैल्यू डालते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करना, ठीक होना चाहिए बस। सो इतने एटम्स ऑफ आयरन हो गए। अब एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होंगे? 26। सो अब क्या लिखोगे? 1 atom of iron contains 26 electrons, protons. Therefore, total number of electrons और protons वो कितने हो गए? एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय 56 इंटू 5 इंटू 26। मानते हो बेटा? ये टोटल हुआ, ये आ गया नंबर। देयरफॉर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो गया? पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। कितना? नंबर माने 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 5 इंटू 26 अपॉन 56 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। क्या ये समझ में आता है? क्या किया? दोबारा 1 मोल में एटम्स निकाले, जितना ग्राम दिया है उसमें एटम्स आ गए। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, इतने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, खत्म। एक और देखो, आपको बोला फाइंड the total amount of positive and negative charge in 10 ml of water
10 मिलीलीटर पानी में 10 मिलीलीटर पानी में कितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा? 10 मिलीलीटर पानी में कितना इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होगा? सीधी बात, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml क्वार्टर के लिए। मैं एक स्टैंडर्ड मेथड लगा रहा हूं, उससे कभी गलती एक ही पैटर्न रहेगा तो याद रहेगा आसानी से, गलती नहीं होती। सो ऐसे बच्चों के लिए वो अच्छा रहता है ना जिनकी केमिस्ट्री वीक है, जैसे मैं। सो 10 ml ऑफ H2O, अब वो 22.4 लीटर के मोल निकालूंगा, एक और तरीका आ जाएगा, एक और चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी। फिजिक्स वालों पे केमिस्ट्री का इतना बोझ मत डाला करो। सो पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। सो 10 ml ऑफ वाटर मतलब कितना ग्राम ऑफ वाटर? 10 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम 1 मिलीलीटर का, तो 10 ग्राम कितने मिलीलीटर? 10 मिलीलीटर। तो पहले H2O की बात करते हैं। पानी क्या होता है? ये जो नीर है ये होता है H2O। H2O, H2O का टोटल मोलर मास कितना हो गया? 18 ग्राम। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 1 into 2 plus 16, 18 ग्राम्स। तो लिखोगे क्या? 18 ग्राम्स ऑफ H2O contains एवोगाड्रोस नंबर Na, या पूरा लिखता हूं 6.023 इंटू 10⁻23 क्या? नो, मॉलिक्यूल्स। ध्यान से लिखना। आयरन एटम, H2O इज नॉट एन एटम, इट्स अ मॉलिक्यूल। नंबर कट जाएंगे एटम लिखते ही, नंबर कट जाएंगे एटम लिखते ही। सो आपको कितना ग्राम बोला है? 10 ml। सो 10 ग्राम्स ऑफ H2O contains 6.023 into 10⁻23 upon 18 into 10 molecules of H2O। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन्स कितने या प्रोटॉन्स कितने हैं। सो मुझे निहारिका बताएगी। निहारिका बता बेटे कैसे करूं इसके बाद? निहारिका यस सर। बता बेटे इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा? क्या लिखूं इसके बाद? एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कितने प्रोटॉन्स होते हैं? सर इसके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर H2O का टोटल कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का कितना? 18। हाँ वो मास नंबर है। ऑक्सीजन का कितना? एटॉमिक नंबर 8। हाइड्रोजन का कितना? 1। सो H2O का टोटल एटॉमिक नंबर क्या ले लोगे? 10। एटॉमिक नंबर नहीं बोल सकते आप, उसे बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, पर एटॉमिक नंबर इंडिविजुअली लेके ऐड कर रहे हैं। सो H2O का ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 1, 8 + 1 × 2 10। सो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O contains 10 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। यहां तक बात समझ में आई बेटा निहारिका? यस सर। पारखी इसके बाद क्या करेंगे बेटे? ठीक है, तो पहले तो 1 मॉलिक्यूल में निकाले, तो इसके बाद क्या निकालेंगे? टोटल। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटे? बोलो, मैं लिखूंगा, आप बोलो। पारखी बोल बेटा। दस ग्राम में कितने मॉलिक्यूल? सर 10 into 6.023 into 10⁻23 divided by 18। हाँ, एक 10 रह गया लास्ट वाला। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्लियर? सो टोटल चार्ज कितना हुआ? टोटल चार्ज आ गया एन कितना? ये रहा, दैट इज 10 into 6.023 into 10⁻23 into 10 upon 18 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आई सबको?
कैसे अप्रोच करना है, मोल कॉन्सेप्ट, ये क्लियर है? पक्का? अपने हाथ से लिखो, दोबारा पूछ लेना नहीं समझ में आए तो। आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद है जी डिफरेंसेस चार्ज और मास के। चार्ज और मास के डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस, चार्ज ऑन अ बॉडी, लिख बाद में लेना बेटा। चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मास ऑन अ बॉडी is always positive. वो बॉडी नहीं होगी फिर। दूसरा, दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल दोनों कर सकते हैं। चार्जेस में अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट। कौन सी फोर्सेस? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, और चार्जेस जो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं ये कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक। थर्ड difference, charge is conserved, neither be created nor be destroyed. Mass is not conserved. न्यूक्लियर रिएक्शंस में या अदरवाइज भी मास कन्वर्ट इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, मास कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में, E इज इक्वल टू mc²। सो मास कंजर्व्ड नहीं है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, पढ़ा ना, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा हमेशा। मास, क्वांटाइजेशन ऑफ मास is not yet established. अभी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मिला नहीं। एक सुना होगा आपने गॉड पार्टिकल, उस पे कार्य प्रगति पे है, जब प्रगति पे हो जाएगा तो मैं स्टेटमेंट चेंज कर दूंगा। अभी इट इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड, इसीलिए मैंने नॉट नहीं लिखा, येट टू बी एस्टैब्लिश्ड इज। हाँ जी, हाँ ऑब्वियसली। फिफ्थ, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या था? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी बाय रिलेशन m is equal to m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v² बाय c²। ये सबको याद है बेटा? यहां तक कोई शक किसी को तो प्लीज बोलिए। ये सबको क्लियर है? लिखने का काम बाद में। अब हम छोटी सी, दोबारा बोल बेटे। फोटोन पार्टिकल नहीं है, फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी है। नाउ मतलब बॉडी नहीं है वो। दूसरा, हमने अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी वो पढ़ी कंडक्टर्स की। अगर मैं कंडक्टर्स को ब्रीफ अप करूं तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं मटीरियल्स हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा मटीरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो उसको आप क्या बोलते हो? कंडक्टर। अब जरा ध्यान से सुनना, इंसुलेटर कौन से होते हैं? उन इंसुलेटर्स are the materials which does not have free charges या electrons. इंसुलेटर में
इंसुलेटर में क्या होता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, लिखने का काम बाद में हो जाएगा। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक होता है पोलर मॉलिक्यूल, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा बेटा, पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होता है, ऐसा मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें प्लस और माइनस थोड़े से दूर हो, मॉलिक्यूलर लेवल पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड हो, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होता है, ऐसा मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें प्लस और माइनस का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे हो, जैसे बेंजीन रिंग ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है, तो सेंटर ऑफ मास उन दोनों का एक ही पॉइंट पे होगा, इसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, इफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल is placed in strong electric field, या इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी बोल दो, अभी नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, then it becomes polar and process is called polarization. ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में रख देता हूं, उठा के रखूं, तो माइनस इस तरफ आ जाएगा, प्लस इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, दोबारा मैंने बोला, अभी इसको खत्म नहीं किया मैंने, दोबारा। कंडक्टर्स कौन होते हैं, जिसके पास फ्री चार्जेस होते हैं। फ्री चार्ज है तो कोई भी कहीं पे भी भाग सकता है। इंसुलेटर्स कौन से होते हैं, जिनके पास फ्री चार्ज नहीं होते। दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें, एक होता है नॉन पोलर, एक पोलर। नॉन पोलर कौन सा होगा, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पे हो, सेंटर ऑफ मास। पोलर कौन सा होगा, जिसमें सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेटेड हो। अब अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल को मैं फील्ड में रखता हूं, तो मॉलिक्यूल क्या बन सकता है, पोलर बन सकता है। ध्यान देना मेरी बात को, मैंने यहां पे पॉजिटिव लगाया, इधर नेगेटिव लगाया, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, फील्ड लगाई, पोलर नहीं हुआ ये अभी, मतलब अभी इस फील्ड की इतनी औकात नहीं है कि इसको अलग अलग कर सके, दूर कर सके, तो अभी ये पोलर नहीं हुआ। अभी तक ये क्या है, परफेक्ट इंसुलेटर। अभी ये कौन है, परफेक्ट इंसुलेटर। अगर मैं फील्ड और लगा दूं, ये अभी भी नहीं हिला, अभी भी ये कौन है, परफेक्ट इंसुलेटर। और फील्ड लगा दी, अभी भी नहीं हिला, अभी भी क्या है, परफेक्ट इंसुलेटर। इतनी ज्यादा लगा दी, अब ये सेपरेट हुआ। जब ये सेपरेट हुआ है तो ये अभी भी इंसुलेटर, बट अब इसको इंसुलेटर नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इंसुलेटर ही होते हैं। डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर्स होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स। डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स which pass electrical effect without conducting। कंडक्ट नहीं कर रहा, फ्री नहीं हुए चार्जेस, फ्री नहीं हुए, सिर्फ क्या हो गए, अपनी जगह पे खड़े खड़े पोलराइज हो गए। मतलब फर्क क्या है, अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई, थोड़ा एक बड़ा डायग्राम बनाता हूं, उसमें दोनों बनाता हूं। ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, इधर है प्लस 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 प्लस, इधर है माइनस 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 माइनस। ये आपने इलेक्ट्रिकल इफेक्ट लगा दी। यहां पे मैंने दो बॉडीज रखी, एक रखा कंडक्टर, एक रखा इंसुलेटर।
जिसको अब मैं नाम दूंगा डाइलेक्ट्रिक। अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर के पास क्या है? फ्री चार्जेस। कंडक्टर को जैसे ही फील्ड में रखूंगा तो यहां नेगेटिव एक्यूमुलेट हो जाएगा और यहां पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाएगा। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? ये कौन सा प्रोसेस है? ये प्रोसेस है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? इंड्यूस चार्जेस आते हैं, दोनों साइड क्या आ गए? इंड्यूस चार्जेस। किस में आते हैं वो? कंडक्टर्स में। अगर मैं यही काम इंसुलेटर के साथ करता हूं यानी डाइलेक्ट्रिक के साथ, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? पोलराइज हो जाएंगे। माइनस प्लस, सेपरेट नहीं हुए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हाँ, सिर्फ सरफेस पे आते हैं ओवरऑल कंडक्टर्स में। तो ऐसा पूरे में आ गया, आगे प्रूफ भी करेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो ये वाली जो प्रोसेस है ये कहलाती है पोलराइजेशन। तो कंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन में क्या होता है? आप एक कंडक्टर को जब प्लेस करते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था? इंडक्शन। जब हम इंसुलेटर को रखते हैं, अगर इंसुलेटर में नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वो नॉन पोलर ही रहे तो वो परफेक्ट इंसुलेटर है। अगर वो पोलराइज हो जाए, कभी ना कभी तो होगा, तो वो क्या कहलाएगा? डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। ये अब इंसुलेटर नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? डाइलेक्ट्रिक। अगर ऑलरेडी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और ज्यादा दूर हो जाए, मतलब मॉडिफिकेशन हो जाए, तब उसे इंसुलेटर तब उसे डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। कहने का मतलब इफ insulator shows the effect of polarization, then it is called dielectric. अगर इंसुलेटर पोलराइजेशन का इफेक्ट शो कर रहा है तब उसे हम क्या नाम देंगे? डाइलेक्ट्रिक। नहीं तो वो क्या है? परफेक्ट इंसुलेटर। तो तीन मटेरियल्स का नाम लिया। एक कौन सा? कंडक्टर। कंडक्टर कौन से होते हैं? जिसके पास फ्री चार्जेस होते हैं। दूसरे इंसुलेटर, उसके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो या तो नॉन पोलर होंगे या पोलर होंगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखते हो, अगर वो नॉन पोलर है तो पोलर बन जाए, पोलर है तो और ज्यादा पोलर बन जाए, तब उस इंसुलेटर को क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक। अदरवाइज वो क्या रहेगा? इंसुलेटर। समझ में आई बात? तीनों क्लियर है? आज का होमवर्क सुन लीजिए। नोट्स में इस थ्योरी के बाद, इतना एक्सप्लेनेशन के बाद कॉन्सेप्चुअल्स हैं, फिर न्यूमेरिकल्स हैं। मुझे परसों तक अटेम्प्ट चाहिए। टॉपिक नंबर आई गेस 1.7 होना चाहिए, जहां 1.6 टॉपिक 1.6 है कॉन्सेप्चुअल्स और 1.7 है न्यूमेरिकल्स। मुझे ये अटेम्प्ट चाहिए, 51 क्वेश्चंस है। अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं होता रट्टे मारने बैठ जाओ, जो नहीं आएगा मैं डिस्कस करूंगा सारे नेक्स्ट क्लास तक। नहीं, आने चाहिए सारे आपको। रीजनिंग क्वेश्चंस है इसमें ज्यादातर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।